Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Geography, Chapter 6, Moisture in the Air. So let's start with first para. Water is available in the biosphere in three forms: solid, ice, liquid, water and gas, vapor. Water can change its state through heating and cooling. Water in the atmosphere is found in gaseous form, that is as vapors. वाटर बायोस्फीयर में तीन रूपों में उपलब्ध होता है: सॉलिड जो आइस के रूप में है, तरल वाटर के रूप में है और गैस जो भाप के रूप में होता है। वाटर हीटिंग और कूलिंग के माध्यम से अपनी स्थिति चेंज कर सकता है। एटमॉस्फेयर में पानी गैसीय रूप में होता है जो कि भाप के रूप में होता है। हवा में वाटर वेपर की मात्रा जगह जगह पर बदलती रहती है। महासागरों और समुद्रों पर हवा नमी से भरी होती है, जबकि महाद्वीपों के ऊपर यह अपेक्षाकृत ड्राई होती है। हवा में वाटर वेपर ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया तक कम हो जाता है। हवा में वाटर वेपर की मात्रा सीजन टू सीजन भी डिफर होती है। विंटर्स की अपेक्षा समर्स में हवा में ज़्यादा वाटर होता है। एटमॉस्फेयर में भाप की मात्रा ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट होती है। इसका अधिकांश भाग वायुमंडल की निचली परतों में पाया जाता है और ऊपर जाते जाते घट जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एयर एंड वाटर वेपर। एज मेंशन्ड अबव, वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट. What happens to the water which is spilled over the floor or when you spread the clothes to dry? जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पानी अपनी स्थिति बदल सकता है। उस पानी का क्या होता है जो फर्श पर गिरा होता है या जब आप कपड़े को सुखाने के लिए फैलाते हैं। फर्श पर फैला हुआ पानी या कपड़ों में पानी कुछ देर बाद गायब हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कहाँ जाता है? यह भाप में बदल जाता है और हवा में चला जाता है। आपने चाय बनाते समय पानी को उबलते हुए भी देखा होगा। जब पानी उबलने लगता है तो उसमें से भाप उठने लगती है और बर्तन में पानी की मात्रा कम होने लगती है। गायब पानी हवा का एक हिस्सा बन जाता है। तरल, भाप और गैसीय अवस्था में पानी की स्थिति के परिवर्तन की इस प्रक्रिया को इवेपरेशन कहा जाता है। एटमॉस्फेयर में अधिकांश वाटर वेपर वाटर बॉडीज और पृथ्वी की सतह से इवेपरेशन के माध्यम से आते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। The process of evaporation goes on always even though water is not boiling. Evaporation की प्रक्रिया हमेशा आगे बढ़ती रहती है, भले ही पानी उबल नहीं रहा हो। हालांकि टेम्परेचर बढ़ने पर evaporation की दर ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में कम समय में कपड़े सूख जाते हैं। Evaporation की दर हॉट, ड्राई और विंडी कंडीशंस में हाईएस्ट होती है और यह ठंड, नम और शांत स्थितियों में सबसे कम होती है। लुक एट द डायग्राम। वाटर का मूवमेंट और उसका गैसियस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में बदलना। वाटर साइकिल की 4 मेन स्टेजेज होती हैं: इवेपरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, वाटर पर सन की हीट पड़ने से वाटर इवेपरेट हो रहा है, मीन्स भाप बनकर ऊपर जा रहा है। इसी तरह से ट्रांसपिरेशन में देख सकते हैं, पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को वाटर वेपर के रूप में अपनी पत्तियों से छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं। फिर कंडेंसेशन होता है, मीन्स वह प्रोसेस जिसके माध्यम से वाटर वेपर वाटर की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, मीन्स पानी की छोटी छोटी बूंदों ने मिलकर बादल बनाया और फिर ये बूंदें वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिर जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन। द प्रोसेस थ्रू विच द वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वह प्रोसेस जिसके माध्यम से जल भाप को पानी की छोटी बूंदों में परिवर्तित किया जाता है उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। नमी धारण करने के लिए हवा की क्षमता टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हवा फैलती है और इसकी नमी या जल भाप धारण करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरी ओर तापमान में कमी से हवा की मात्रा कम हो जाती है
और इसकी नमी धारण करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इस प्रकार सैचुरेटेड एयर अनसैचुरेटेड हो सकती है यदि उसका तापमान बढ़ जाता है। सैचुरेटेड मीन्स हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा होना। इसी तरह यदि टेम्परेचर कम हो जाता है तो अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेटेड हो सकती है। जिस टेम्परेचर पर एयर सैचुरेटेड हो जाती है उसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है। यदि हवा को इस टेम्परेचर के नीचे ठंडा किया जाता है तो हवा की नमी धारण करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जो कि हवा में पहले से मौजूद है। रेनी सीजन में हवा में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों अधिक होते हैं तो हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है और पसीना हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन की दर कम हो जाती है और पसीना नहीं सूखता। यही कारण है कि ह्यूमिड हॉट डे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं अपेक्षाकृत गर्म और शुष्क दिन के। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द बॉक्स। Here is condensation and evaporation. Firstly, we will discuss about condensation. First point is वह प्रोसेस जिसके माध्यम से वाटर वेपर को पानी की छोटी बूंदों में परिवर्तित किया जाता है उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन। फर्स्ट पॉइंट इज वह प्रोसेस जिसके माध्यम से पानी को गर्म करने पर भाप में परिवर्तित किया जाता है इवेपोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन। सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर कम होने पर कंडेंसेशन की दर ज़्यादा होती है। इवेपोरेशन। सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर ज़्यादा होने पर इवेपोरेशन की दर भी ज़्यादा हो जाती है। कंडेंसेशन। थर्ड पॉइंट इज लोअर लैटिट्यूड्स में कंडेंसेशन की दर ज़्यादा होती है। इवेपोरेशन। थर्ड पॉइंट इज हायर लैटिट्यूड्स में भी इवेपोरेशन की दर ज़्यादा होती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैरा। Condensation is the cause of a number of weather phenomena such as clouds, fog and dew. बादल छोटे पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल का एक मास है जो हवा में तैरता है। जब कंडेंसेशन एटमॉस्फेयर में होता है तो यह बादल बन जाता है। गर्म आर्द्र हवा हल्की होती है और यह एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर उठती है। जब हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है और संघनन हो जाता है। कंडेंसेशन के माध्यम से वाटर वेपर को पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के बहुत छोटे क्रिस्टल में बदल दिया जाता है। इस तरह की लाखों छोटी बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल अपने बहुत कम वजन के कारण हवा में लटके रहते हैं और यहाँ तक कि हवा की छोटी सी हलचल उन्हें हवा में बचाए रखती है। ऐसे छोटे पानी की बूंदों या आइस क्रिस्टल्स को बादल कहा जाता है। क्लाउड्स को उपस्थिति और ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिसिपिटेशन एंड इट्स टाइप्स। द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग क्लाउड्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच कैन नॉट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर। पानी की छोटी बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं और पानी की बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं जो हवा में ज़्यादा देर तक नहीं तैर सकती। पानी की ये बूंदें बारिश के रूप में ज़मीन पर गिर जाती हैं। बादलों में बर्फ़ के छोटे क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन से बर्फ़ के गुच्छे ज़मीन पर गिरते हैं। पृथ्वी पर सॉलिड या लिक्विड वाटर के गिरने को प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। वर्षा, बर्फ़ और ओले ये प्रिसिपिटेशन के मुख्य प्रकार हैं। वर्षा के माध्यम से जो पानी एटमॉस्फेयर में चला गया था वह अपने चक्र को पूरा करता है और पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द बॉक्स। कंडेंसेशन। पानी का भाप में बदल जाना। ड्यू पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर एयर वाटर वेपर से सैचुरेटेड हो जाती है, मीन्स एयर के अंदर सबसे ज़्यादा वेपर्स होते हैं और फिर वे वेपर्स पानी में बदलने लगते हैं, उसे ओस कहते हैं। प्रिसिपिटेशन। कंडेंसेशन के कारण एटमॉस्फेयर से रेन, स्नो और हेल जैसे लिक्विड या सॉलिड वाटर के गिरने को प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेन। The precipitation is in the form of rain when the clouds rise up or drift to cooler areas and the small droplets of water combine to form large drops.
वर्षा प्रिसिपिटेशन के रूप में होती है। जब बादल ऊपर उठ जाते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं, तब पानी की छोटी बूंदें बड़ी बूंदों को बनाने के लिए संयोजित हो जाती हैं। फिर वे बड़ी बूंदें हवा में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती और ज़मीन पर वर्षा के रूप में गिर जाती हैं। बादलों से पानी की इन बूंदों के गिरने को ही वर्षा कहा जाता है। कभी कभी बारिश की बूंदें बहुत छोटी होती हैं, जिसे रिमझिम बारिश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल। Rainfall is classified into following 3 types according to the mode of cooling of the most air. First is convectional rainfall, second orographic rainfall, and third one is cyclonic rainfall. First point is convectional rainfall. Convectional rainfall is common in the equatorial regions. When the earth's surface is heated up, the air touching it is also heated. कन्वेक्शनल रेनफॉल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कॉमन है। जब पृथ्वी की सतह गर्म होती है तो इसे छूने वाली हवा भी गर्म हो जाती है। इसके कारण हवा फैल जाती है और हल्की हो जाती है। हल्की हवा ऊपर की ओर जाती है और कन्वेक्शन करंट्स बनाती है और बहुत सारे वाटर वेपर्स को अपने साथ ले जाती है। जब नमी युक्त हवा एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती है तो वह ठंडी हो जाती है। वाटर वेपर्स जब सैचुरेटेड और कंडेंस्ड होते हैं, इसी कारण से वर्षा होती है और इसे ही वर्षा के रूप में जाना जाता है। लुक एट द डायग्राम। लैंड सरफेस सूर्य द्वारा गर्म हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है और फिर ऊपर जाने लगती है। अधिक ऊंचाई पर हवा ठंडी हो जाती है, फिर वाटर वेपर्स लिक्विड वाटर में बदल जाते हैं। इसी कारण से कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। Second point is orographic or relief rainfall. When a mountain range lies in the path of a rain-bearing wind, it causes the wind to rise along its slope. बारिश वाली हवा के बीच जब पहाड़ आ जाते हैं तो यह हवा के ढलान के साथ उठने का कारण बन जाता है। जैसे ही हवा ऊपर उठती है, यह ठंडी हो जाती है और फिर यह सैचुरेटेड हो जाती है। फिर इसी के कारण बारिश हो जाती है। इस प्रकार की बारिश को रिलीफ रेनफॉल कहा जाता है। पहाड़ की विंडवर्ड साइड भारी वर्षा होती है, लेकिन जब हवा लीवर्ड साइड जाती है तो यह वार्म और ड्राई हो जाती है, जिसके कारण कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र को रेन शेडो एरिया के रूप में जाना जाता है। इंडिया में वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट रेन शेडो क्षेत्र में आता है, जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। नाउ लुक एट द डायग्राम। नमी वाली हवा पहाड़ से टकराकर हवा ऊपर उठती है। सैचुरेशन पॉइंट पर हवा ठंडी हो जाती है। हवा ठंडी होने पर वर्षा हो जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, विंडवर्ड साइड वर्षा हो रही है। यह साइक्लोन रेनफॉल होती है क्योंकि यहाँ पर विंड फुल ऑफ मॉइस्चर है। डायग्राम में लीवर्ड साइड आप देख सकते हैं, विंड विद लेस मॉइस्चर मीन्स हवा में कम नमी है, तो यहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है। थर्ड पॉइंट इज साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल एसोसिएटेड विद ए साइक्लोन इज नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल। When winds blow from all sides towards the center of the low pressure area, they have a spiral motion of great speed. चक्रवात से जुड़ी वर्षा को चक्रवाती वर्षा के रूप में जाना जाता है। जब हवाएं लो प्रेशर वाली एरिया की ओर बहती हैं तो वे बड़ी गति के स्पाइरल मोशन में बहती हैं। इसके कारण घुमावदार हवा ऊपर उठती है। यदि हवा में नमी है तो गर्म हवा के अचानक ऊपर उठने से रेनफॉल हो सकती है। इस प्रकार की वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। यह ज़्यादातर मिड लैटिट्यूड्स में होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्नोफॉल। Sometimes the dew point of the air is below the freezing point. In such a case, the condensation takes place at a temperature below 0 degree centigrade. कभी कभी एयर का ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है। ऐसे मामले में कंडेंसेशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे के टेम्परेचर पर होता है, जिसके कारण वाटर वेपर छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं। ये क्रिस्टल मिलकर बर्फ के टुकड़ों को बनाते हैं। बर्फ के बड़े टुकड़े हवा में तैर नहीं सकते, ये नीचे गिर जाते हैं
और इन्हीं बर्फ के टुकड़े गिरने को स्नोफॉल कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन का यह फॉर्म हाई लैटिट्यूड्स एरियाज और पर्वतीय क्षेत्रों में कॉमन है। मीन्स पहाड़ों पर और हाई लैटिट्यूड में स्नोफॉल होना कॉमन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल। फर्स्ट पॉइंट, हेल इज लार्ज लेयर्ड आइस पार्टिकल्स ऑफन स्फेरिकल इन शेप which are produced by thunderstorms and rapid uplift of air। ओलों का आकार बड़ा परतदार बर्फ के कण होते हैं और ये अक्सर गोलाकार होते हैं जो गरज के साथ पैदा होते हैं और हवा में तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओले प्रेसिपिटेशन का एक प्रकार है। जब बनते हैं तब एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन करंट्स बहुत मजबूत होती है। थर्ड पॉइंट, पावरफुल अपलिफ्ट बारिश की बूंदों को ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है। फोर्थ पॉइंट, बहुत कम टेम्परेचर होने के कारण पानी की बूंदें जम जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पानी की बूंदें लगातार बादल के अंदर और नीचे उछलती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पानी की बूंदों का उठना और गिरना उनके आसपास बर्फ की परतों को बनाने में मदद करता है। लास्ट पॉइंट इज, बर्फ की परत के निर्माण का यह प्रोसेस तब तक जारी रहती है जब तक कि जमी हुई बूंदें इतनी बड़ी नहीं हो जाती जितनी कि वे हवा में तैरती नहीं रह सकती। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल। रेनफॉल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया। प्रेसिपिटेशन वर्षा, हिमपात और ओलों के रूप में होती है। इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में वर्षा सबसे सामान्य रूप है। रेन गेज से वर्षा का मेजर किया जाता है। इस उपकरण में एक धातु के साथ एक सिलेंडर और एक मापने वाले ग्लास के साथ एक कीप होता है। कीप का घेरा या परिधि उस बर्तन के घेरे के बराबर होता है जिसमें पानी एकत्र किया जाता है। फनल के माध्यम से 24 आवर्स के लिए वर्षा का पानी एकत्र किया जाता है और एकत्रित पानी को मेजर किया जाता है। वर्षा की मात्रा को मिलीमीटर में मेजर किया जाता है। 100 मिलीमीटर की बारिश का मतलब है कि अगर बारिश के पानी को बिना किसी भाप बनकर उड़ना या बर्तन में कोई छिद्र ना हो उसमें पानी को इकट्ठा कर लें, फिर उस बर्तन में पानी की गहराई 100 मिलीमीटर होगी। रेनफॉल का निरंतर रिकॉर्ड प्रदान करने वाले इस उपकरण को हाइड्रोग्राफ कहा जाता है। स्नोफॉल या हेल को पिघलाकर मेजर किया जाता है और इस प्रकार प्रोड्यूस वाटर को मेजर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट केस स्टडी। अक्टूबर 1999 उड़ीसा साइक्लोन इंडिया। डेफिनेशन: In meteorology, a cyclone is an area of low atmospheric pressure characterized by inward, spiraling winds that rotate counterclockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere of the earth. मेट्रोलॉजी में चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है जो अंदर की ओर चढ़ती हवाओं द्वारा होता है। नदर्न हेमिस्फेयर में विंड्स एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज घूमती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ अकरेंस। 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तट पर साइक्लोन आया था। सुपर तूफान ने न केवल उड़ीसा के कोस्टल एरियाज को प्रभावित किया था बल्कि यह 250 किलोमीटर से भी अधिक एरिया तक गया था। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रक्शन। साइक्लोन के कारण मूसलाधार बारिश पैदा हो जाती है जो कि समुद्र के आसपास की एरिया में तबाही मचा देती है और वहां बाढ़ आ जाती है। लगभग 17,110 स्क्वायर किलोमीटर तक की फसलें नष्ट हो गईं और लगभग 90 मिलियन पेड़ उखाड़ दिए गए थे। 2,75,000 घर नष्ट हो गए और 1.67 मिलियन लोग बेघर हो गए थे। 19 मिलियन लोग सुपर साइक्लोन से कुछ हद तक प्रभावित हुए थे। इसमें 10,000 से अधिक लोग मर गए थे। 2.5 मिलियन डोमेस्टिक एनिमल और 4,06,000 लाइव स्टॉक इस साइक्लोन में मर गए। तूफान के कारण भारत के 14 डिस्ट्रिक्ट में लगभग $4.5 बिलियन का नुकसान हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन मेजर्स। विनाश का मुख्य कारण सावधानी के नियमों की लापरवाही थी।
इस नुकसान को कम करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स उठाए जा सकते थे। फर्स्ट इज साइक्लोन एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट समुद्र के पास नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, साइक्लोन का पता लगाने के लिए वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज चक्रवाती हवाओं के प्रभाव को मिटाने के लिए समुद्री तट के किनारे एक रहने की जगह बनाई जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, समुद्र के किनारे की बिल्डिंग को स्टिल्ट द्वारा बनाया जाना चाहिए। डूज एंड डोंट ड्यूरिंग साइक्लोन। घर में रहें। चेतावनी के लिए अपने लोकल रेडियो और टीवी को लगातार सुनें। अपनी नियरेस्ट सुरक्षित हाई ग्राउंड को जानें। गैस और बिजली के उपकरणों का यूज ना करें। हर समय अपनी इमरजेंसी किट को अपने पास रखें। So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.